ही नहीं होता। और एपीएस की बात करें तो वहाँ भी डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन हर जगह डिमॉन्स्ट्रेशन होता है और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जरूरी है आपका लेसन प्लान तैयार होना। और लेसन प्लान से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए भी जाते हैं, तो हम आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट वहाँ पर जो बनता है, मोस्टली 75% स्टूडेंट से अगर लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें यह क्वेश्चन जरूर होता है कि लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है। तो देखिए, लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वह है ऑब्जेक्टिव्स। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यही है, ऑब्जेक्टिव्स। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज क्यों हो जाता है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वह पार्ट है जिसके बिना लेसन प्लान का एम पूरा नहीं होगा। बिना एम के लेसन प्लान नहीं होता। सबसे पहले आप उसका जनरल एम ही तो लिखते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें एम क्या है, जनरल एम क्या है, और उसके बाद आप स्पेसिफिक लिखते हैं, ठीक, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो बिना ऑब्जेक्टिव्स के यह पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज, ऑब्जेक्टिव्स इज ज्वाइंड बाय एम एंड आउटकम्स, इट रिलेटेड टू बोथ ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक। तो अगर इन दोनों को प्राप्त करना है, दोनों को पाना है, तो ऑब्जेक्टिव इज द मस्ट। आउटकम्स और एम्स ये दोनों मिल के ही इसे कंप्लीट करते हैं हमारे पर्पज को, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज द रोल ऑफ एम इन लेसन प्लान। जैसे कि आप जैसे ही पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह लेसन प्लान को के एम को और आउटपुट को दोनों को ही जोड़ने का काम करता है। इसी के आधार पर जो आउटकम्स निकलता है और जो हमारा एम कंप्लीट होता है वह उसका बेस होता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप बताएंगे, आपसे तुरंत क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ एम इन लेसन प्लान। लेसन प्लान का रोल क्या है? तो देखिए, लेसन प्लान और ऑब्जेक्टिव्स देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा दोनों में डिफरेंस मैं बताऊं तो यह है कि जो एम है वह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, या यह कहें कि यह पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन होता है ओवरऑल जितने भी गोल्स होते हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है उनका ओवरऑल होता है यह, ठीक है। मतलब कंप्लीट जो एम होगा वह, इसे हम मिशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि पूरा हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है यह। तो हमारे पूरा सब्जेक्ट का जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उन सबको मिला के बनता है एम। जैसे कि देखो, ऐसे समझ लो आप, मैं एक चीज समझा रही हूं आपको। यहां पर देखो, यहां से ऐसे समझो, ठीक। यह जो पिक पॉइंट देख रहे हो ना, यह पिक पॉइंट है गोल, ठीक। तो इस एम, यह पिक पॉइंट है एम, ठीक। तो छोटे छोटे गोल्स के द्वारा हम समझो ये सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों से हम इस एम पर पहुंचते हैं, ओके। तो यह जो सबसे नीचे वाला है ना, उसके बारे में आगे बताऊंगी, ये आउटकम्स हैं। उसके बाद जो बीच वाला है यह ऑब्जेक्टिव्स हैं, और यह तीसरा जो सबसे ऊपर है वह है एम। जब टीचर एक लेसन प्लान का फॉर्मेशन करता है तो वह इसी एम के लिए करता है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग एम होते हैं, लेकिन ये एम पूरे सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे अगर आप क्लास 1 को पढ़ाते हैं, क्लास 1 का अगर मैं एक चैप्टर के एक बुक की बात करूं, मैरीगोल्ड, क्लास 1 में है ना मैरीगोल्ड, इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका जो एम होगा ना, उस पूरे बुक को पढ़ाने के बाद, मैरीगोल्ड पूरे इंग्लिश की क्लास 1 की जो बुक होगी उसको पढ़ाने के बाद उसका क्या रिजल्ट आएगा बच्चे के लिए, मतलब हर बच्चे के लिए उसका पर्पज क्या है, रिजल्ट क्या है, वह कहलाता है एम। उसको सोचकर टीचर स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो यह सबसे पीक पॉइंट है, और इस पीक पे पहुंचने के लिए जो जरूरत है, हमें जरूरत होती है ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक। और उसी ऑब्जेक्टिव से होकर हम वहां पर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर चैप्टर के। चैप्टर क्या, टॉपिक्स के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर टॉपिक्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वह ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। और सबसे नीचे होता है आउटकम, वो और भी छोटा होता है। गोल सबसे बड़ा, उससे छोटा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव से भी छोटे छोटे होते हैं हमारे
आउटकम्स, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बस अभी यहाँ समझ लो कि हमारा जो एम है वह डिस्क्रिप्शन है ओवरऑल गोल्स का, ठीक। आप ऐसे बता सकते हो, व्हाट अगर क्वेश्चन होता है व्हाट इज द रोल ऑफ एम इन लेसन प्लान, तो आप बता सकते हो लेसन प्लान इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरऑल गोल्स और पर्पज ऑफ ए सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट का पूरा पर्पज होता है और इट इज जनरल। जो एम होता है, खास तौर की एक बात जान लो, यह जनरल होता है। जनरल का मतलब क्या है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता है पॉइंट वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आज जो टॉपिक पढ़ा है उसका एक एम अलग होगा, कल जो उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ा रहे हो। जैसे कि अगर मैं मैरीगोल्ड की ही बात करूं तो मैरीगोल्ड में पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर, उसमें एक पोएम है अ हैप्पी चाइल्ड, ठीक है। तो जैसे ही आप अ हैप्पी चाइल्ड पढ़ाते हैं तो उसके एक अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक। पढ़ने के बाद बच्चा घर पे जाएगा तो उसके घर वाले उससे कुछ पूछेंगे, या बाहर कोई पूछता है, या प्रिंसिपल कुछ पूछता है, या क्वेश्चंस पेपर में कुछ आता है, या कोई भी बाहर का कोई भी समुदाय अगर कुछ पूछता है तो वह आउटकम्स है। अगर बच्चा बताता है, जो बताएगा वह उसका आउटकम्स हो गया। और जब पूरी बुक आप पढ़ा लेंगे तो जैसे बुक में आप ABCD भी उसको सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, एक्टिंग सिखाएंगे, एक्टिविटीज सिखाएंगे, और वह कैसे उसको रिसाइट करता है, आप ये सब कुछ उसको सिखाएंगे, ठीक है। तो इन सब को सिखाने के बाद जो साल के अंत में बच्चा बहुत कुछ सीख चुका होगा उस सब्जेक्ट से, या हर साल दर साल सीखता जाएगा इंग्लिश से, और इसकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर होगी। इंग्लिश के आपके जो गोल्स होंगे, एक अदर लैंग्वेज को समझना, एक अदर लैंग्वेज को बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना, यह जो एम है यह कब कंप्लीट होगा, उस पूरे सब्जेक्ट का यह एम है, उस इंग्लिश का यह एम है, ठीक। तो यह सबसे ऊपर होता है और ये जनरल होता है। तो इंग्लिश के जितने भी एम हैं वह क्लास 1 के लिए एक ही होंगे, क्लास 2 के लिए थोड़े से उससे हाई हो जाएंगे, लेकिन पूरे क्लास 2 के लिए इंग्लिश का एम, जनरल एम एक ही होगा, ठीक। लेकिन स्पेसिफिक एम हर पॉइंट के बाद हर टॉपिक में चेंज हो जाता है, ठीक। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इनका वह देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये वही क्वेश्चन आ गया जो हम अभी बात कर रहे थे। तो देखो, ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने क्या जाना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यह स्पेसिफिक है, जबकि एम क्या है, यह जनरल है। तो आपसे अगर पूछा जाता है तो आप इसको एग्जैक्टली बता सकते हो। यहाँ से अगर आप अभी समझना चाहते हो तो 2 पॉइंट में डिवाइड कर लो, एक तरफ एम, एक तरफ ऑब्जेक्टिव। एम क्या है, यह जनरल है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, यह स्पेसिफिक है। यह एम क्या है, यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, या अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यह टॉपिक ओरिएंटेड होता है, बेस्ड ऑन द टॉपिक, और यह हर टॉपिक के लिए अलग अलग होता है, या सब पूरे सब्जेक्ट के लिए, पूरे क्लास के एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा कर सकते हैं कि यह एक ही होता है, ठीक। अब इसे हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को मिलाने के बाद, ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को मिलाने के बाद यह एम का फॉर्मेशन होता है। एम किसी भी सब्जेक्ट का सबसे पीक पॉइंट होता है, ठीक है, इज अ पीक पॉइंट ऑफ अ सब्जेक्ट, जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट इज अ मिडिल पॉइंट ऑफ अ सब्जेक्ट। यह स्पेसिफिक फॉर द एवरी ऑब्जेक्टिव इज द स्पेसिफिक फॉर एवरी टॉपिक्स, ठीक, आप ये बता सकते हो। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मिलाने से एम का फॉर्मेशन होता है। तो यह हो गया डिफरेंस एम और ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब आप हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में 3 चीजें तो जानते हो, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिकल, ठीक है। यह 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लेसन प्लान के। लेसन प्लान आप बनाते होगे तो देखते होगे। तो जो नॉलेज है यह पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, याद रखना, जैसे किसी चीज को याद हो जाना, रिमेम्बर करना। और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो जो कुछ वह समझ लेता है, ठीक। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो बच्चे जो आपके सिखाने के बाद बच्चे जो कुछ अलग उससे करता है, जैसे कि अगर आपने मान लो क्लास 1 की ही बात करूं, मैं इसी पोएम की अगर बात करूं, मान लो अगर हमने एक ही पोएम ले लिया अ हैप्पी चाइल्ड, तो यहाँ पर आप जब बच्चे को सिखाओगे, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसका सबसे पहला अगर हम नॉलेज की बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो याद आपको पता चलेगा
कि इसमें एक पोएम जो है, इसमें एक घर के बारे में है, कलर्स के बारे में है, बच्चे के आसपास के परिवेश के बारे में है। तो जो नॉलेज होगा तो क्या होगा बच्चे का, वह कलर्स के नाम याद कर लेगा। ठीक है, ये नॉलेज हो गई। बच्चा आपके साथ साथ रिसाइट करेगा। रिसाइट का मतलब कि बोल बोल के, एक्टिंग के साथ बोल बोल के रिकॉल करना, पढ़ना, तो वह रिसाइट कर सकेगा। ये ठीक है। और अगर हम बात करें कंप्रीहेंशन की, ठीक, तो इसमें बच्चा क्या कर सकता है कि आपने जो कुछ कलर्स बताए उन कलर्स को कहीं वो देख के पहचान सकता है। ठीक है, जो जैसे आपने इसमें सन की बात कही, हाउस की बात कही, ये सब चीजें हैं इसमें, तो बच्चा उन चीजों को अगर देखेगा तो उन्हें वह पहचान सकेगा। ठीक, तो यह क्या हो गया, कंप्रीहेंशन में आ गया। एंड अगर हम थर्ड की बात करें, कंप्रीहेंशन के अलग वर्ड भी यूज होते हैं, अलग अलग वर्ड से भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें कि बच्चा प्रैक्टिकल में क्या कर सकेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने कहीं ढेर सारे कलर्स रख दिए, तो बच्चा उसमें से आपने जो कलर्स बताए हैं उन कलर्स को चूज कर सकेगा। ठीक है, उन कलर्स का यूज करके वह बहुत ही गंदी सी भी अगर कहें, सॉरी गंदी नहीं, मतलब ऐसी जो थोड़ी आपके समझ से कम हो, स्क्राइबल कर सकेगा। जैसे कि कोई भी, जैसे आपने कहा सन बनाने के लिए, तो वह सन को ड्रॉ कर सकेगा। ठीक है, मतलब केयरलेसली होता है, बहुत खूबसूरत तो नहीं बनाएगा, बट वो ट्राई कर सकता है बनाने के लिए। ऐसा कुछ भी वह रॉ ड्राइंग बना पाएगा। ठीक है, तो यह होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज लर्निंग आउटकम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, इसको जरूर समझ लेना, कई बार क्या होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स को लोग एक जैसा ही समझ लेते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन बार बार आता है, हर बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में। अभी एपीएस के इंटरव्यू में कि मुझे पता चला कि कई लोगों से यह क्वेश्चन किया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग आउटकम्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो आप इसको जरूर याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत उन्हें भी पता होता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो। ठीक, तो देखो, जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अब तक आपने जान लिया कि यह टीचर ने लेसन प्लान के लिए बनाया है। लेकिन लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो यह एनसीईआरटी ने फिक्स कर दिया है। अब आपको अलग से सोचना नहीं है कि आपको क्या बनाना है आउटकम्स, यह तय किया गया है एनसीईआरटी की तरफ से। एनसीईआरटी की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो उसकी एक बुक भी है इन पर, द एलिमेंट्री लर्निंग आउटकम्स, कुछ ऐसे करके बुक का नाम है। तो उस बुक में हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं कि यह होना चाहिए। वे आउटकम्स क्या होते हैं, यह चिल्ड्रन सेंटर्ड होता है। चिल्ड्रन सेंटर्ड का मतलब, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टीचर सेंटर्ड होता है। ऑब्जेक्टिव टीचर अपने लिए बनाते हैं कि हमने यह गोल तय किया है, ओके। जबकि लर्निंग आउटकम्स चिल्ड्रन सेंटर्ड होता है, मतलब बच्चे ने पढ़ने के बाद यह सीख लिया है, ओके। ऐसे समझो कि मुझे आपको यह चीजें बतानी थी, ठीक। मैंने आपको क्या बताया अभी, लेसन प्लान, ओके। मैंने आपको लेसन प्लान बनाना बताया, इसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्टिव तय किया। यह मैंने अपने लिए तय किया कि मैं जैसे ही आपको लर्निंग आउटकम्स बताऊंगी, इसके बाद आप इसके मैंने आपको तय किया कि जैसे मैं आपको लेसन प्लान बताऊंगी तो आप, मेरे 3 गोल्स हैं। पहला है कि आप इसको याद कर लेंगे, दूसरा आप इसको समझ पाएंगे, और तीसरा जब भी आपसे कोई इसको पूछेगा तो आप उसको बता सकेंगे, इसको लिख सकेंगे, और साथ ही आप इसका यूज कर सकेंगे एज ए टीचिंग टाइम में, ओके। ये मेरे गोल्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। अब आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है। आउटपुट और आउटकम मैं बार बार ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सच में आउटपुट जैसा ही है कि मैंने आपको सिखाने के लिए इतना कुछ तो किया, लेकिन आपने वास्तव में सीखा कितना, मैंने कौन कौन सी प्रक्रियाएं की, मतलब कौन कौन सी प्रोसेसेज की मैंने। तो मैं जो प्रोसेस करूंगी आपको सिखाने के लिए इन द टीचिंग टाइम में, जब मैं आपको सिखा रही हूँ इस समय, तो मैं जो भी प्रोसेस कर रही हूँ उन प्रोसेस के बाद जो आउटपुट आएगा वही आउटकम कहलाता है। जैसे एक कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हो,
ठीक, यहाँ से आप इनपुट डालते हो, यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद से आउटपुट निकल जाता है। यह जो इनपुट है वह ऑब्जेक्टिव है, यह प्रोसेसिंग बीच में हुई, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जो निकला वही आउटकम है। समझ में आ गया आपको? जैसे कि आप बच्चे के लिए खुद तय करते हो, जैसे कि आपको नाउन पढ़ाना है, बच्चे को आपको नाउन पढ़ाना है, तो आपने नाउन के ऑब्जेक्टिव तय किए, यह काम आपने अपने लिए किया कि मैं यह मेरे पढ़ाने के बाद बच्चा यह काम कर सकेगा इन द फ्यूचर। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वह फ्यूचर में होते हैं, जबकि जो आउटकम होता है वह प्रेजेंट टेंस में होता है। क्यों होता है? आपने सोचा कि लेसन प्लान तो आप पढ़ाने के पहले बनाते हो ना, तो लेसन प्लान बनाने के टाइम जब आप बना रहे हो तो आपने सोचा कि आप बच्चा ये काम कर सकेगा, तो क्या हुआ? वो फ्यूचर हुआ। अब आपने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग मतलब आपने पढ़ाया, पढ़ाने के टाइम पे आपने डिफरेंट प्रोसेसेस का यूज किया। ये बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे टीचिंग की डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं ना, कि आप उन सब का यूज करके आप बच्चे को पढ़ाना है। ठीक, तो आपने बच्चे को वो सब पढ़ाया, आपने एग्जाम्पल्स लिए, आपस में बच्चों को बात करने के लिए टाइम दिया, ये सब कुछ करने के बाद आपने जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस की, उसके बाद बच्चे ने सीख लिया। अब आपने घर वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह किया, जो भी किया, और आपने जान लिया कि बच्चे ने सीख लिया। ठीक है, जैसे कि आपको लर्निंग स्किल बच्चे को सिखानी है, प्रोनाउंसिएशन सिखाना है, स्पीकिंग स्किल सिखानी है, ये सब कुछ आपको करना है नाउन सिखाते समय। ओके, बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, यह पता कैसे चलेगा? एक तो आप तुरंत वहाँ पे क्वेश्चन कर लो और या फिर पेपर ले लो, आपको पता चल गया। लेकिन बाहर वालों को क्या दिखेगा बच्चे के अंदर? क्लास के अंदर आपने जो सीखा वह तो प्रोसेसिंग है, अब मतलब जो सिखाया वह प्रोसेसिंग है, लेकिन बच्चा जब अपने घर पे जाता है, कहीं बाहर जाता है, फिर वो आपके सिखाए हुए चीज़ों का जिस तरह से यूज करता है, जो लोग उसको देखते हैं, जो बाहर वाले परिवार, समुदाय या कोई अधिकारी, जो लोग देखते हैं, जो उसके बारे में समझते हैं, वह कहलाता है आउटकम। ओके, समझ में आया व्हाट इज लर्निंग आउटकम्स? तो देखो, अब इसको आप कहोगे कैसे कि व्हाट इज द लर्निंग आउटकम्स? तो लर्निंग आउटकम्स ये होता है व्हाट स्टूडेंट्स विल बी डूइंग। ठीक है, क्या बच्चा कर लेगा आपके सिखाने के बाद किसी के सामने। जैसे अगर आपने प्रोनाउंसिएशन उसे सिखाया, तो वह अपने घर पे जब बात कर रहा है तो वह उन वर्ड्स का जो आपने उसे सिखाया है सही प्रयोग कर रहा है। जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बच्चे घर पे अपनी मदर टंग बोलते हैं, कुछ अलग चीज़ें, कुछ अलग लैंग्वेज, और स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ टीचर के सामने इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद बोलती हैं नहीं बोलते हैं। तो अगर बच्चा घर पर जाके भी इंग्लिश बोल रहा है तो क्या हुआ कि मतलब इंग्लिश के वर्ड्स का यूज कर रहा है, कहीं कहीं यूज कर रहा है, तो वह आउटकम्स है। ओके, तो समझ में आ गया क्या है आउटकम? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स? यहाँ पर एक बार फिर से समझ लो। व्हाट द टीचर वांट टू डू? टीचर क्या करना चाहते हैं, यह लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। एंड व्हाट स्टूडेंट विल बी डूइंग? स्टूडेंट क्या करेगा, वह लर्निंग आउटकम्स है। एक लाइन में आप बता सकते हो। व्हाट द टीचर वांट टू डू इज learning objectives and what student will be doing is learning outcomes. Okay, आ जाते हैं हम नेक्स्ट। Which part of lesson plan is called mission statement? सबसे पहले ही मैंने बताया था कि मिशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं, किस पार्ट को कहते हैं? तो एम होता है ना, वह जनरल एम होता है। जनरल क्यों होता है कि वह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद आप एक एम बता सकते हो, तो वह क्या हो गया? जनरल एम मिशन स्टेटमेंट कहलाता है। क्योंकि वह जो आप लिखते हो ना 7 to 8 स्टेटमेंट जो आप लिखते हो, वह स्टेटमेंट मिशन होता है कि आपको पढ़ाने के बाद बच्चे में वह चीज़ें लानी है, वह बच्चा काम कर पाएगा, तो वह चीज़ें क्या हो गई? मिशन हो गई। तो आप एक मिशन होता है ना, इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो, या फिर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, हर सब्जेक्ट का एक मिशन होता है वह, तो वह मिशन आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे हो, इसलिए उसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। Why teaching objectives are called teacher centered?
यह टीचर सेंटर्ड क्यों हो जाता है? टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड टीचर सेंटर्ड। देखो, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम टीचर सेंटर्ड कहते हैं, जो आउटकम्स है उसको हम लर्नर सेंटर्ड या फिर कह सकते हैं चिल्ड्रन सेंटर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स है वह टीचर अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, उनको पता चल सके कि आगे की जो प्रोसेसिंग है, जो उनको टीचिंग करनी है, उस टीचिंग में उन्हें कौन कौन सी प्रोसेसेस करनी है और उनका एम क्या है, उन पूरे टीचिंग के बाद क्या चेंजेस आएंगे स्टूडेंट में, वह चेंजेस जानने के लिए ठीक ऑब्जेक्टिव्स का वे फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो इसलिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड टीचर सेंटर्ड। ओके, नेक्स्ट